एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बेस्ट वन लाइनर के बारे में। तो एक बार जरूर देखें। और जैसा कि मैं जानता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है, लोग अपनी आशाएं छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि फॉर्म फिल हुआ है तो एग्जाम जरूर होगा और आप अपनी प्रिपरेशन को छोड़िए मत। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ही आप देखते रहिए और कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत रिवीजन होता रहेगा और जब एग्जाम डेट आती है तो वापस से आप उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करें। सो प्लीज़ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। कैसे मैं आपको बता देता हूं कि जिसकी दिशा और परिणाम दोनों होते हैं वो सदिश राशियां कहलाती है। तो विस्थापन का हम ले लेते हैं कि विस्थापन जब आप बल किसी दिशा में लगाते हैं तो उसका बल यानी कि उसका कुछ परिणाम भी है और उसकी दिशा भी है, तो इस वजह से विस्थापन को आप सदिश राशि कह सकते हैं। ऐसे ही त्वरण होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से प्राप्त होती है तो प्रथम नियम है। जैसे इस लाइन को आप पढ़िए कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं कि जब तक कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है वो बल की परिभाषा को परिभाषित करता है। इसके बाद बात करते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। वस्तु की मात्रा से मतलब है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, मास, वेग मतलब वेलोसिटी, दोनों के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। जैसे फॉर्मूला होता है P बराबर mv। इसके अलावा न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है वो बल का व्यंजक वहीं से प्राप्त होता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि न्यूटन के कौन से नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है तो वो है द्वितीय नियम, जो कि है F बराबर ma। इसके बाद बात करते हैं हम न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि कोई आदमी पानी में तैर रहा है तो जब वो हाथ फैलाता है तो खुद की एक क्रिया करता है तो पानी उस पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए वो तैर पाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के अकॉर्डिंग होता है। और किसी गोलाकार पथ पर तीव्रता से गति करने वाली वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक वॉशिंग मशीन का उदाहरण देता हूं कि जब आप उसमें कपड़े धोते हैं तो कपड़े आपको बाहर फेंकते हुए नजर आते हैं, तो वो उसका रीजन यही होता है अपकेंद्रीय बल। इसके अलावा जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल एक वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है, तो इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो जब सेंट्रल से किसी बल का फोर्स जब लगता है तो उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे आप अपना सौर मंडल लीजिए जिसमें सारे ग्रह, जो सौर मंडल का पूरा सिस्टम है वो अभिकेंद्रीय बल पर ही काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्य और ऊर्जा। इसके बाद हम बात करते हैं कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक वॉट है। तो आपको बता दें कि कार्य और जो ऊर्जा है दोनों का मात्रक जूल है। यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखें कि दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य क्या होता है? W बराबर F/s cos थीटा, मतलब कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो जो कार्य होता है वो बल से कितना विस्थापित किया है वही कार्य कहलाता है। और उस जो फॉर्म में जब मैं जब किसी चीज पर बल लगा रहा हूं तो मेरी एनर्जी में किसी पर लगा रहा हूं, तो एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म में जाता है कुछ, तो वो वहां पर ऊर्जा होती है। ऊर्जा की वजह से वो फिक्स हो पाता है। इसलिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जबकि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोट। और शक्ति को आप कार्य के रूप में कैसे याद रख सकते हैं कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का 1/6 गुना होता है। जैसा मैं आपको बता देता हूं कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होता है वो ज्यादा होता है, चंद्रमा पर कम होता है। और जो चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की 1/6 है। यानी कि जब आप किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका जो वजन है थोड़ा हल्का हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश तरंगे किस तरह की तरंगे हैं, तो वो अनुप्रस्थ तरंगे और ध्वनि तरंगे वो अनुदैर्घ्य तरंगे। यहां तक कि प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को ज्यादा सुनाई देती है। जैसा अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि रात को क्यों ज्यादा सुनाई देती है तो उसका रीजन होता है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ध्वनि रात को ज्यादा सुनाई देती है। बात करते हैं कि
ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। कभी भी अगर आपसे सोलर में हीट ट्रांसमिशन का रीजन पूछा जाता है तो उसका रीजन होता है चालन विधि। और जो द्रव और जो गैस होती है दोनों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। जैसे आप अपना रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, माइक्रोवेव ओवन लीजिए, तो उनमें जो भोजन गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है इसमें संवहन विधि ही यूज होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप हमेशा इस फॉर्मेट में विबग्योर याद रखें। वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडाने, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें सबसे नीचे बैंगनी होता है जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है लेकिन उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है जबकि उसका प्रकीर्णन कम होता है। ये आप याद रखें। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जब प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो समुद्र क्या होता है, नीले कलर का होता है और उसकी वजह से वो स्कैटरिंग जब होता है प्रकाश का तो उस प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बात करते हैं कि सोलर कुकर, परावर्तक, दूरबीन, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामत दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग करने का रीजन है क्योंकि अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इन चीजों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखना और कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि हीरा दूर से कभी कभी जब आपने देखा हो तो चमकता हुआ दिखाई देता है। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखना मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है कि जैसे आप कभी रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको दूर से ऐसा लगेगा कि पानी सा है या वृक्ष से दिखाई देंगे, कुछ ऐसा लगेगा, आपको आभास सा होगा, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आपने कभी कभी सड़क पे देखा हो तो आपको ऐसा लगता है दूर से कि सड़क पर पानी है जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसका रीजन जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसके बाद बात करते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आपसे कभी भी पूछा जाए तो वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन। बात करते हैं डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो से क्या मतलब है, जो विद्युत जनरेटर होता है शादियों में जो आप लगाते हैं तो उसमें जब डीजल डालते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में चेंज करता है। ये आप याद रखना। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो जो पृथ्वी के पोल है, अर्थ के पोल, वहां पर नमन कोण 90 डिग्री है और जो सेंटर है विषुवत रेखा पर वहां पर 0 डिग्री होता है। कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग कर जीवाश्म प्राचीन पादपों की आयु का पता लगाया जाता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि जीवाश्म और प्राचीन पादपों की आयु का पता कौन सी विधि से लगाया जाता है तो वो है कार्बन डेटिंग 14 विधि। इसके अलावा पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो पृथ्वी की जब आयु पता की जाए या पुरानी चट्टानें जो बहुत सालों पुरानी हैं उनकी आयु का पता किया जाए तो वो यूरेनियम डेटिंग विधि से पता किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बताता हूं, कभी वृक्षों की आयु का पता लगाया जाए तो वृक्ष को तने को काट के उसके वलय को गिनकर वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। कभी भी पूछा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शंस होती है उनको कंट्रोल किससे किया जाता है तो वो है कैडमियम और बोरॉन की छड़ का यूज किया जाता है। और न्यूक्लियर नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि रेलवे जयन में ये क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए एज ए मंदक के रूप में क्या यूज किया जाता है तो वो है भारी जल और ग्रेफाइट। भारी जल का फॉर्मूला होता है DTO और दूसरा है ग्रेफाइट। इसके अलावा हाइड्रोजन बम का जो निर्माण है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होता है और इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो सूर्य, तारे, क्योंकि जिन उनमें ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन है। कहने का मतलब जो नाभिकीय संलयन है जो होता है वो जैसे सूर्य जो है, सूर्य में किसका ज़्यादा जो पोर्शन है वो हाइड्रोजन और हीलियम का है। तो हाइड्रोजन जो बेस्ड होता है वो होता है जो बम, हाइड्रोजन बम बेस्ड होता है वो किस पर होता है, नाभिकीय संलयन पर ही बेस्ड होता है। इसके बाद बात करते हैं हम अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे जबकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी अस्थायी जिनमें मैग्नेटिज्म थोड़ा कम होता है वो नरम लोहे से बनाया जाता है और जब स्थायी चुंबक जो
फिक्स किया जाता है तो वो स्टील का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर स्टील से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोहे में ऐसा क्या मिलाया जाता है कि स्टील बनाए, तो वो क्रोमियम होता है। क्रोमियम की वजह से वो स्टील बन पाता है। और बर्फ एवं ढलवा लोहे को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है। जब भी हमारे दिमाग में आता है बर्फ को गर्म करेंगे तो पिघलेगा, घनत्व तो कम हो, ऐसा नहीं। बर्फ एवं ढलवा लोहे को जब गर्म करते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, और जबकि अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है लेकिन सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। लेकिन जो अवतल दर्पण जिससे हमेशा आप अच्छी अच्छी चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब होता है वो हमें वास्तविक प्राप्त करना होता है। तो वास्तविक होता है, लेकिन वो जो मिरर होता है उसमें क्या होता है, वो उल्टा होता है, ठीक है। तो और लेकिन छोटा होता है। तो ये अवतल दर्पण की विशेषता है। सो माय फ्रेंड, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। अगर आपको अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो प्लीज़ आपको 100% देना होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।